जैसा कि आज वर्ल्ड किडनी डे है, ये हम सब का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एक नॉलेज शेयर करें आपस में। आ, जो भी जान पहचान के हैं या जितने भी जिनको एक्सेस है इंटरनेट पे, या ख़ासकर मेरे ये यूट्यूब चैनल के थ्रू जो भी एक्सेस हो रही है उनको, तो अगर वो मेरे मैसेज को पॉजिटिवली अंडरस्टैंड करेंगे तो मोस्ट लाइकली ये एक बेनिफिशियल साबित होगा। बेसिकली वर्ल्ड किडनी डे जो है ये 9 ऑफ मार्च आज मनाया जाता है। थीम फॉर द वर्ल्ड किडनी डे 2023 इज़ किडनी हेल्थ फॉर ऑल, प्रिपेयरिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड, सपोर्टिंग द अल्नरेबल। किडनी की जो नॉलेज है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आती है, यानी कि इसमें स्टार्ट होता है किडनीज, उसके बाद यूरोटर्स होते हैं। यूरोटर्स जो होते हैं तकरीबन 25 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, और वहाँ पे जो यूरोटर ओपन होते हैं ब्लेडर में, ब्लेडर से आगे फिर यूरेथ्रा आता है। सो जो यूरेटर्स हैं उसमें तकरीबन 5 जगह कंस्ट्रक्शंस होती हैं। मैं मालिकुलर में डिटेल लेवल पे नहीं जाऊंगा, लेकिन वो जो 5 जगह होती हैं उनमें क्या है, किंक्स बन सकते हैं या वहाँ पे ब्लॉक हो सकता है। हाँ, अब देखिए वर्ल्ड किडनी डेज़ के ऊपर हम नेफ्रोलॉजी की बातें करें कि या यूरोलॉजी की बातें करें। नेफ्रोलॉजी का डॉक्टर जो होता है, जो किडनी डिजीज़ को है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या डायलिसिस रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हैं, हाइपरटेंशन रिलेटेड चीज़ें हैं, उन तो नेफ्रोलॉजिस्ट उनको बोलते हैं, वो ऑपरेट नहीं करते हैं। अलबत्ता यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ऑपरेट करते हैं किडनी की डिजीज़ को, स्टोन से लेकर रीनल मासेस होते हैं, रीनल कैंसर्स होते हैं, ट्रांजिशनल सेल कैंसर होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, ब्लेडर ट्यूमर्स होते हैं, ब्लेडर यूरिनरी ब्लेडर ट्यूमर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लेडर में स्टोन्स होते हैं। ये अवेयरनेस देना एक फ़र्ज़ बनता है, मैं समझता हूँ। क्यों, मेरे यूट्यूब चैनल पे जो फ्रेंड्स हैं, जितनी नॉलेज उनको अगर होगी तो शायद हेल्पफुल साबित होगी। और ख़ासकर मैं किडनी स्टोन्स के लिए मैं बताऊँगा नेफ्रोलिथियसिस। समझो, जो किडनीज़ में जो स्टोन बनते हैं उनको नेफ्रोलिथियसिस बोलते हैं। जो यूरेटर्स में होते हैं उनको यूरेट्रोलिथियसिस बोलते हैं। इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं, यूरेथ्रा में स्टोन स्टक हो सकते हैं। क्या होता है कि ये स्टोन्स बनते क्यों हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे आप लोग नोट करेंगे गर्मियों में तकरीबन स्टोन्स के इंसिडेंस ज़्यादा हो सकती है। पानी लोग कम पीते हैं और रिक्वायरमेंट पानी की ज़्यादा होती है, डिहाइड्रेशन की वजह से स्टोन्स फार्मेशन ज़्यादा होती है। क्यों है, जब आपने पानी कम पिया, किडनीज़ में जो ब्लड फ्लो होता है 1200 ml पर मिनट होता है। सो आइडिया है कि अगर हमारा जो ब्लड में सोल्यूट्स ज़्यादा होंगे, यानी कि क्या है कि अगर हाइड्रेशन नहीं होगा, पानी का मकदार हमने कम लिया होगा, तो तकरीबन क्या होता है कि जो किडनीज़ में अंदर नेफ्रॉन के अंदर, जिसको हम कैलिसिस बोलते हैं, कैलिसिस सिस्टम्स में ये कुछ ना कुछ प्रोटीन्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, ये कैल्शियम है, फास्फेट्स हैं, स्मॉल क्रिस्टल्स वगैरह जो होते हैं वो वहाँ पे कहीं डिपॉजिट हो जाते हैं। छोटा सा नाइडिस बनता है, नाइडिस बनने के इर्द गिर्द फिर बड़े बड़े स्टोन्स बन सकते हैं। और स्टोन्स जब क्या है, जब किडनी में होंगे तो इतने पेनफुल नहीं होंगे जितना यूरेटर में होंगे। यूरेटर में ब्लॉक करेंगे, जैसे मैंने पहले बोला 5 जगह पे यूरेट्रल कंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो उन जगह पे अचानक ब्लॉक आ सकता है। अब देखिए, जो स्टोन्स हैं तकरीबन 4-5 mm स्टोन्स हैं, इनको हम अक्सर तौर पे कंक्रीशंस, जो रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं कंक्रीशंस हैं, मैल जैसी होती है। तो अगर वो पानी से भी डिहाइड्रेट अगर होगा तो और बड़े बनेंगे, तो कंक्रीशंस पास हो सकती हैं। अप टू 8 mm स्टोन जो होते हैं, मैंने स्टैंडर्ड बुक्स जो पढ़ी होती हैं, बेली एंड लाओ, मैं बेसिकली एक यूरोलॉजी डिवीज़न में सोरा इंस्टीट्यूट में एक अपने जूनियर रेजिडेंसी की थी, तकरीबन 1 साल आलमोस्ट यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में मैंने काम किया था। मैंने उसी का फ़ायदा उठाते हुए अपनी वो नॉलेज रिगेन करके आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि उस टाइम क्या था, हमें ऐसा होता था कि जो भी किडनी स्टोन्स वाले पेशेंट होते थे, हम उसको बोलते हैं पालक, प्याज, टमाटर नहीं खाना, क्योंकि इसमें ऑक्सलेट स्टोन्स बन जाते हैं। सो बट आज मैं बोलूँगा पालक, प्याज, टमाटर खाना है, लेकिन ऊपर से हाइड्रेशन ठीक रखना है, फ्लूइड ज़्यादा लेना, ताकि वो वहाँ नाइडिस ना बने, किडनी के स्टोन्स वहाँ पे डंप ना हो जाए, जमा ना हो जाए, वो बड़े ना हो जाए। मैं आपको कंपोजिशन ऑफ किडनी स्टोन्स के बारे में कुछ बताऊँगा कि कितने टाइप्स के स्टोन्स होते हैं।
कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं तकरीबन 60% कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं। उसके बाद कैल्शियम फास्फेट तकरीबन 15% होते हैं। इस तरीके से यूरिक एसिड स्टोन्स हैं, मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट स्टोन्स होते हैं, इसके अलावा सिस्टीन स्टोन्स होते हैं। अब ये डाइट पे मुनसर है किस टाइप की डाइट खाने से कौन से स्टोन्स बनते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए अगर ये स्टोन्स का केमिकल एनालिसिस किया जाएगा, उसी हिसाब से फिर बाद में ट्रीटमेंट करके वो उसी टाइप की ट्रीटमेंट दे के वो कैल्शियम उस टाइप के जो स्टोन्स हैं वो ख़त्म किए जा सकते हैं। अब ये जो है रिसेंट एडवांसेस जो है इसमें यूरोलॉजी में जो है एवं किडनी ट्रांसप्लांट्स तक चल रहा है सिस्टम। मैं प्रिवेंटिव यूरोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में कि जब अब इस टाइप के जब किडनी स्टोन्स हैं तो अब अगर उनका साइज़ बड़ा होगा, कोई स्टैग हॉर्न कैलकुलस होते हैं, बिगर साइज़ के स्टोन्स होते हैं, वो जब किडनी के नेफ्रॉन से नीचे निकलेंगे और वहाँ पे यूरेटर में अगर आके फंस जाएंगे तो एक्सक्रूशिएटिंग पेन वगैरह करेंगे, बहुत ज़्यादा पेन होगा। सो टॉसिंग विद द पेन। अब पेन कहाँ से कहाँ रेडिएट करेगा और वो डिपेंड करता है उसका राइट साइड पे स्टोन्स हैं, लेफ़्ट साइड पे हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या ये स्टोन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या नहीं होते हैं, इनकी मॉर्फोलॉजी, इनका साइज़ कितना बड़ा है, यूरेटर का जो साइज़ है, अंदर का जो डायमीटर है। फॉर एग्जांपल ये पेन है, मान लीजिए एक इसके अंदर जो इंक डालते हैं उसी हिसाब से इसका अंदर का एक साइज़ होता है। पेरिस्टालसिस से ये पानी पेशाब बनता है और चलता है आगे, तो पेरिस्टाल्टिक वेव्स वगैरह यूरेटर्स में होती हैं। कभी पेरिस्टाल्टिक वेव्स फास्ट होंगी, कभी स्लो होंगी, तो पेन उसी हिसाब से, इंटेंसिटी उसी तरीके से होगी। पेन एनीवेयर इन द एब्डामन, जब भी कहीं पेन हो जाएगा एब्डामन में तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस से अल्ट्रासोनोग्राफी करना है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है। अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि कहाँ पे स्टोन है, क्या यूरेटर में स्टोन है, बैक प्रेशर तो नहीं है। अगर बैक प्रेशर है तो किडनीज पे वापस उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस किया है, ग्रेड 1 हाइड्रोनेफ्रोसिस है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 में तो बिल्कुल किडनी डैमेज हो जाएगी। सो अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट इसके ज़रूरी है। यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट के पास या एवं बेसिक डॉक्टर जो भी है, MBBS डॉक्टर जो नॉलेज रखता है इन चीज़ों का, आप उनके पास रुजू किया करेंगे और अपना कभी कभी जो बता देंगे अल्ट्रासाउंड के बारे में, और ख़ासकर बेसिक यूरिन एग्जामिनेशन। कहीं कहीं यूरिन में आपको देखा जाएगा पस सेल्स हैं, रिकरेंट स्टोन्स जहाँ होते हैं, सिस्टीन स्टोन्स वगैरह, उनमें ये रिकरेंट UTI होता है। कोई स्टोन्स होते हैं कि कैल्शियम फास्फेट वगैरह, उनमें क्या UTI के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो UTI को भी ट्रीट करना है। कभी कहीं यूरिन एग्जामिनेशन है, कभी यूरिन कल्चर्स करने हैं, यूरिन फॉर RBCs देखना होता है, माइक्रोस्कोपिक हेमाचोरिया है या माइक्रोस्कोपिक है, या आंखों से नज़र आता है यूरिन का कलर देखना, क्या हाई कलर्ड है, पिंक कलर है, किस टाइप का है। इस तरीके से अब अल्ट्रासोनोग्राफी के बाद नेक्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है KUB, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर देखा जाता है। एक प्लेन एक्सरे करना पड़ता है, उसमें देखा जाता है अगर ये जो स्टोन्स हैं, ख़ासकर किडनी स्टोन्स, अक्सर बेशतर क्या होगा कि ये रेडियो ओपेक हैं, ये एक्सरे में नज़र आ जाएंगे। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है किडनी स्टोन्स के लिए CT यूरोग्राफी, उससे पता चलता है यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो है देखा जाता है कहाँ पे लोकेट हो जाता है स्टोन और कहाँ पे ये किस एरिया में है। तो ये आ गया CT यूरोग्राफी जो है। इसके अलावा CT एंजियोग्राफी, कुछ और एनाटॉमिकल डिसऑर्डर्स देखने होते हैं, इम्पॉर्टेंट है। फिर IV यूरोग्राफी, इंट्रावेनस यूरोग्राफी वगैरह, वो भी आपके यूरोलॉजिस्ट जो आपको गाइड करेंगे, तो वो हैव टू फॉलो अकॉर्डिंग टू देयर गाइडलाइंस, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस पहले होना चाहिए। उसके बाद अब किस स्टोन में क्या ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब रिसेंट है कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, वो करते हैं, स्टोन को क्रश किया जाता है, स्टोन को फिर वो यूरिनरी सिस्टम से पीसेस करके वो पास हो जाता है। सो रिसेंट अपडेट्स जो हैं या गाइडलाइंस है उनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी वगैरह कुछ चीज़ें हैं, उस तरीके से ऑपरेट करना,
वो है। तो वी हैव टू फॉलो द रिसेंट गाइडलाइंस। वर्ल्ड किडनी डे पे मैं आपको बताऊंगा एनवायरमेंटल और डाइटरी फैक्टर्स जिससे स्टोन फार्मेशन होते हैं, जैसे पेशाब का कम आना या फ्लूइड इनटेक कम लेना, पानी कम लेना, और या एनवायरमेंटल टेम्परेचर तक ज़्यादा होना, और डाइट में ख़ासकर हाई प्रोटीन ज़्यादा रेड मीट वगैरह खाने से भी ये नाइडस जो छोटे छोटे स्मॉल कंकरियाँ वगैरह फ्यूचर में बन सकते हैं। और हाई सोडियम इनटेक है या लो कैल्शियम जब होगा, और हाई सोडियम एक्सक्रीशन या हाई ऑक्सलेट एक्सक्रीशन होगा, हाई यूरेट एक्सक्रीशन है, हाई साइट्रेट एक्सक्रीशन है। सो अपनी किडनीज़ का केयर करना बहुत ज़रूरी है। 42 ml पर kg बॉडी वेट हमें पानी पीना चाहिए। कहीं पे ऑक्सलेट स्टोन्स बनते हैं तो हमें देखना है किन फूड्स में ऑक्सलेट्स का मकदार ज़्यादा होती है। साइट्रेट स्टोन्स किस में बनते हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स का है, क्या हमें यूरिक एसिड स्टोन्स को करेक्ट करना है, वो डाइट लेनी है जिसमें यूरिक एसिड स्टोन्स कम बने, क्या कभी कभी हमें वो यूरिक एसिड की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं ताकि वो वहाँ से ठीक हो जाएंगे, वहाँ से वो सिस्टम ठीक होगा। सो ये मेडिसिन का जो एक सिस्टम है, एक वास्ट, इट्स लाइक एन ओशन। सो वी हैव टू फॉलो द रिसेंट गाइडलाइंस जो होती हैं यूरोलॉजिस्ट की या नेफ्रोलॉजिस्ट की। आई थिंक मैं समझता हूँ मेरी ये चीज़ें आपको ऑन वर्ल्ड किडनी डेज पे थोड़ा हेल्पफुल साबित होंगी और आप इसको फॉलो करोगे। वर्ल्ड किडनी डे पे मैं आपको बताऊंगा हाउ टू प्रिवेंट किडनी स्टोन फार्मेशन। कम से कम आवरली पानी पी लेना चाहिए, हाइड्रेशन ठीक रखना चाहिए, आपका यूरिन आउटपुट भी ठीक होना चाहिए, फ्लूइड इनटेक अच्छा होना चाहिए। अगर स्वेटिंग ज़्यादा हो रहा है तो उसी हिसाब से पानी की मकदार एक्सेस लेने की ज़रूरत है, और ख़ासकर सोडियम इनटेक कम लेने से किडनी स्टोन्स कम बनेंगे। प्रोटीन इनटेक मॉडरेट होना चाहिए, हैवी प्रोटीन इनटेक नहीं लेना चाहिए। मेंटेन गुड कैल्शियम इनटेक। कैल्शियम एक फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल सॉल्ट विद डाइटरी ऑक्सलेट, देयर बाय लोअरिंग ऑक्सलेट एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। वो फूड्स अवॉइड करना जिसमें ऑक्सलेट ज़्यादा बनते हैं, जैसे वो आपको मालूम ही है, जैसे पालक, प्याज, टमाटर, मगर उस दौरान फ्लूइड ज़्यादा इस्तेमाल करना है। कोई डायरोटिक्स होते हैं, थायराइड डायरोटिक्स होते हैं, और वो उसमें कैल्शियम एक्सक्रीशन डिक्रीज़ करते हैं, खासकर हाइपरकैल्सूरिया वगैरह। और कहीं ओवरडोज ऑफ विटामिन डी या ओवरडोज ऑफ कैल्शियम वगैरह, उसका भी केयर करते रहना चाहिए। आई एम श्योर ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बेनिफिशियल साबित होंगी। विद सिमिलर ऑडियो वीडियो आई विल बी कमिंग अप द नेक्स्ट। टिल नेक्स्ट, खुदा हाफिज़, ऑल द बेस्ट।